नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हम ये जानेंगे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम परमाणु या एटम कहते हैं, आखिर दिखती कैसी है और समय के साथ हमारी ये समझ कैसे विकसित हुई। बिल्कुल, हम जॉन डाल्टन के शुरुआती विचारों से लेकर आज के आधुनिक क्वांटम मॉडल तक का सफर तय करेंगे। और ये कहानी खोजों, कुछ शानदार प्रयोगों और कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प विचारों से भरी है। चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये परमाणु का विचार आया कहाँ से? जहां तक मुझे याद है, ये ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है। हाँ, एटमॉस, जिसका मतलब है अविभाज्य, यानी वो चीज जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी विचार को एक वैज्ञानिक आधार दिया जॉन डाल्टन ने 1800 के दशक में। उनकी एटॉमिक थ्योरी, हाँ, उसके कुछ मुख्य बिंदु थे, है ना? बिल्कुल। पहला कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, ये परमाणु अविभाज्य होते हैं, उन्हें ना तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट। और तीसरा कि एक ही तत्व के सारे परमाणु हर तरह से एक जैसे होते हैं, द्रव्यमान में, गुणों में। सही कहा। और अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक यानी कंपाउंड्स बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि परमाणु उतना भी अविभाज्य नहीं है। हाँ, पता चला कि उसके अंदर भी कुछ कण मौजूद है। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आया, इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ। वो सब एक कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से शुरू हुआ था। 1897 में जे थॉमसन ने ये साबित किया कि कैथोड किरणें असल में बहुत छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी हैं। और इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इनका द्रव्यमान तो लगभग न के बराबर होता है। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 11,837वां हिस्सा। अब यहाँ एक सवाल उठा कि अगर परमाणु में नेगेटिव चार्ज है और पूरा परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना ही चाहिए। चैनल में आपका स्वागत और है। इसी तर्क ने प्रोटॉन की खोज का रास्ता खोला। सही कहा। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज +1 वाला कण है और इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। और बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और उसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है। तो ये तीन बन गए परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हमारे पास तीन खिलाड़ी तो थे, पर सवाल ये था कि ये एक परमाणु के अंदर व्यवस्थित कैसे हैं। इसका पहला मॉडल जे थॉमसन ने ही दिया था, है ना? हाँ, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या हम अपने यहाँ तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। अच्छा, तरबूज मॉडल, ये सुनने में मजेदार लगता है भी। उन्होंने कल्पना की कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, मतलब जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा, और इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की तरह धसे हुए हैं। बिल्कुल। ये मॉडल परमाणु की उदासीनता तो समझाता था, लेकिन आगे के प्रयोगों को नहीं समझा सका। और यहीं पर आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने मशहूर गोल्ड फॉयल यानी सोने की पन्नी वाले प्रयोग के साथ। हाँ, 1911 में। ये प्रयोग परमाणु की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर तेज गति वाले अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, सही? हाँ, तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादातर कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तीन बहुत ही हैरान करने वाली चीजें देखी। पहली क्या थी? पहली कि ज्यादातर अल्फा कण सच में पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। अच्छा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है। क्या मतलब? ये पूरी मेज, ये माइक, हम सब ज्यादातर खाली जगह है? हाँ, सुनने में अजीब है पर यही सच है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। कुछ कण छोटे एंगल पर मुड़ गए। इसका मतलब कि परमाणु के केंद्र में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है जो उन अल्फा कणों को धकेल रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। एग्जैक्टली। और फिर आई तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खोज। लगभग 12,000 में से एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट आया, जैसे किसी दीवार से टकराकर वापस आ गया हो। बिल्कुल। इससे ये साबित हुआ कि वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला केंद्र है वो बहुत छोटा लेकिन बहुत ठोस और भारी है, और इसी केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो तरबूज मॉडल पूरी तरह गलत था। हाँ, और इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल दिया कि केंद्र में एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर। ये तो एक बहुत बड़ा लीप था, लेकिन इस मॉडल में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। हाँ, एक बहुत बड़ी कमी, और वो ये थी कि भौतिकी के नियमों के अनुसार चक्कर लगाता हुआ कोई भी चार्ज वाला कण लगातार ऊर्जा खोएगा
और अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोएगा तो वो धीरे धीरे एक सर्पिल पथ मतलब स्पाइरल पाथ पर चलता हुआ नाभिक में गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होते, जबकि हम जानते हैं कि वे स्थिर हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1913 में नील्स बोर ने अपना मॉडल पेश किया। बिल्कुल। बोर ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हर कहीं नहीं बल्कि केवल कुछ निश्चित वृत्ताकार पथों पर ही चक्कर लगा सकते हैं। इन रास्तों को ऑर्बिट या शेल मतलब कक्षा कहा गया। हाँ, और हर ऑर्बिट का एक निश्चित ऊर्जा स्तर, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। इन कक्षाओं को K, L, M, N ऐसे नाम दिए गए। और सबसे जरूरी बात ये थी कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है वो ऊर्जा नहीं खोता। सही कहा। इसने रदरफोर्ड के मॉडल की अस्थिरता वाली समस्या को सुलझा दिया। बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को सोखकर ऊंची कक्षा में जा सकता है और ऊर्जा को उत्सर्जित करके मतलब बाहर निकालकर निचली कक्षा में वापस आ सकता है। यहीं से हमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की भी साफ समझ मिली। बिल्कुल। परमाणु संख्या, जिसे हम एटॉमिक नंबर या Z कहते हैं, वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। और द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर या A वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। और इसी से हमें आइसोटोप और आइसोबार का भी पता चलता है। हाँ, आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और आइसोबार अलग-अलग तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या Z अलग होती है। बोर ने यह भी बताया कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भर्ती कैसे हैं। हाँ, इसे बोर-बरी योजना, बोर-बरी स्कीम कहते हैं। इसके अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां n कक्षा की संख्या है। और सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यही ऑक्टेट नियम है। बिल्कुल। और यही नियम उत्कृष्ट गैसों मतलब नोबल गैसेस की स्थिरता को समझाता है। तो बोर का मॉडल काफी सफल रहा, लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं थी। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को ही ठीक से समझा पाता था। और जीमन प्रभाव, जीमन इफेक्ट जैसी चीजों की व्याख्या नहीं कर सका। विज्ञान को अभी और आगे जाना था। और इसके बाद जो विचार आए उन्होंने तो सब कुछ ही बदल दिया। हाँ, 2 क्रांतिकारी विचार। पहला डी ब्रॉगली का। हाँ, उन्होंने कहा कि पदार्थ की प्रकृति दोहरी होती है। वो कण और तरंग, पार्टिकल एंड वेव, दोनों की तरह व्यवहार करता है। 1 मिनट, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कण नहीं बल्कि एक तरंग भी है? ये तो बहुत अजीब बात है। यही क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग है तो उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल होगा, असंभव होगा। और यही दूसरा क्रांतिकारी विचार है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार आप किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और सटीक संवेग यानी मोमेंटम का एक ही समय पर पता लगा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब बोर के जो निश्चित ऑर्बिट थे वो विचार तो पूरी तरह से गलत हो गया। पूरी तरह से। तो अब सवाल था कि अगर इलेक्ट्रॉन निश्चित रास्तों पे नहीं घूमते तो वे आखिर होते कहाँ हैं? तो इसका जवाब क्या है? वे ऑर्बिटल में होते हैं। ऑर्बिटल कोई रास्ता नहीं है, ये नाभिक के चारों ओर का वो 3D क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड की तरह। तो अब हम ऑर्बिट से ऑर्बिटल पर आ गए हैं, एक निश्चित रास्ते से एक संभावना के बादल तक। बिल्कुल। और इन ऑर्बिटल्स और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देने के लिए क्वांटम संख्याओं यानी क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताती है ना? हाँ, कह सकते हैं। मुख्य रूप से 4 क्वांटम संख्याएं हैं। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n कहते हैं। ये मुख्य ऊर्जा शेल और ऑर्बिटल का आकार बताती है। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये सब शेल्स s, p, d, f और ऑर्बिटल की आकृति यानी शेप बताती है। जैसे s ऑर्बिटल गोलाकार होता है और p ऑर्बिटल डंबल के आकार का। ठीक है। और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या m। ये स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताती है। और चौथी है स्पिन क्वांटम संख्या s, जो इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा बताती है, +½ या -½ तो
इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के भी कुछ नियम होंगे? हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य नियम हैं। पहला है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। दूसरा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन विपरीत होने चाहिए। और तीसरा नियम है हंट्स का नियम। हाँ, ये कहता है कि किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। इसी वजह से आधे भरे और पूरे भरे ऑर्बिटल्स को अतिरिक्त स्थिरता मिलती है। तो हमने एक अविभाज्य कण से सफर शुरू किया था और नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के एक संभाव्यता बादल, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड तक पहुंच गए हैं। ये वाकई विज्ञान की एक अद्भुत यात्रा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान कोई अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये नए सबूतों के साथ खुद को लगातार बेहतर बनाता है और हमारी समझ को और गहरा करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।